दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप में से अधिकांश लोग चिकित्सक हैं और डे टू डे में कहीं न कहीं आप प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रैक्टिस के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत से कानूनी मामले भी आ जाते हैं और आपको बहुत से लोग जो है या जो पेशेंट्स हैं आपके, किसी कैजुअल्टी या अनहोनी की वजह से आप पर एफआईआर कर देते हैं और उसमें जो मेन कारण होता है वो है मेडिकल नेग्लिजेंस। और यदि आप आयुष से बिलॉन्ग करते हैं यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या यूनानी डॉक्टर हैं या होम्योपैथी डॉक्टर हैं या कोई भी आयुष के डॉक्टर हैं, तब ऐसे मामले और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर किसी मरीज का आपने इलाज किया, इलाज आपका सफल रहा, मरीज ठीक हो गया, तब तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर थोड़ी-सी भी कोई समस्या हो जाती है, मरीज को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या दवाओं की वजह से कोई एडवर्स इवेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसे में रोगी या रोगी के जो परिजन हैं, वो मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला बनाते हुए आप पे एफआईआर कर देते हैं और मामला आखिर में कोर्ट में चला जाता है। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो कुछ ऐसे पुराने रेफरेंस हैं, कुछ ऐसे केसेज हैं जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पे रिपोर्ट किया है और अपने कमेंट्स भी दिए हुए हैं। ऐसे एक मामला आता है जैकब मैथ्यू केस का। और जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब स्टेट का जो मामला है, ऐसे सभी मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में एक उदाहरण बनता है और सब में इसको कोट भी किया जाता है, क्योंकि इस केस की बहुत ही विस्तृत व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है और इसलिए जितने भी मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले होते हैं सब में उसको कोट किया जाता है, उसके रेफरेंस लिए जाते हैं और उसके आधार पर जो है एक बेहतर जजमेंट दिया जाता है। तो जैकब मैथ्यू का केस क्या था, इस आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो अपने बचाव के लिए या आपके एक जागरूकता के लिए या आपको इन सब मामलों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोग इस केस की डिटेल्स जानें, जिससे कि आपको या आपके किसी भी फ्रेंड सर्किल में किसी को भी समस्या हो तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जैकब मैथ्यू केस का बताएंगे। ये केस काफ़ी पुराना है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कितना महत्वपूर्ण केस है कि हर एक मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में इस केस का रेफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि इसका संदर्भ दिए बगैर कोई भी किसी भी केस का निर्णय नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैकब मैथ्यू केस की बैकग्राउंड क्या था, यानी किससे जुड़ा था। तो यह केस जो है जिसका कि नाम है जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2005 का मामला है ये। और ये लुधियाना के पंजाब का सीएमसी हॉस्पिटल का मामला है, जहां पर 15 फरवरी 1995 को जीवन लाल शर्मा की मृत्यु हुई थी। 1995 में 15 फरवरी को ये मामला था, जहां पे सीएमसी हॉस्पिटल में जीवन लाल शर्मा की डेथ हो गई थी चिकित्सकीय कारण से। इनको निजी वार्ड में भर्ती किया गया था 22 फरवरी 1995 की रात को, और जो मेन कॉज था भर्ती होने का वो था सांस फूलने की समस्या थी, यानी कि उनको ब्रेथलेसनेस थी। उनके बेटे जो है विजय शर्मा थे, इन्होंने ड्यूटी नर्स को सूचित किया, लेकिन 20 से 25 मिनट तक कोई डॉक्टर नहीं आया। बाद में डॉक्टर जैकब मैथ्यू और डॉक्टर एलन जोसेफ मरीज के पास पहुंचे। 20-25 मिनट के डिले होने के बाद जैकब मैथ्यू और डॉक्टर एलन जोसेफ, दो डॉक्टर थे जिन्होंने मरीज को अटेंड किया। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। उसके बाद फिर से दोबारा दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर आया, लेकिन उसको स्टार्ट करने में या पूरी फंक्शनल करने में 5 से 7 मिनट का समय लगा और इसी दौरान जो है मरीज की मृत्यु हो गई। तो ये टोटल मामला था कि ब्रेथलेसनेस की वजह से एक मरीज को लाया गया हॉस्पिटल में। मरीज के अटेंडेंट ने नर्स को सूचित किया और उसके बाद थोड़े डिले हुआ, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड भी किया और ऑक्सीजन देने के लिए जब सिलेंडर मंगाया तो सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था। फिर उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था में दूसरा सिलेंडर बनाया और उसको स्टार्ट करने या पूरा सेटअप करने में 5 से 7 मिनट का उनको समय लगा और इसी दौरान जो है मरीज की मृत्यु हो गई। तो ये इस मामले की पृष्ठभूमि थी। इसमें इसके बाद जो इनके जो पेशेंट के रिलेटिव थे
वो माननीय कोर्ट की शरण में गए और उसके बाद जो डिसीजन आया था, मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला जो भी बना था, और उसके बाद डॉक्टर जैकब मैथ्यू ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील किया कि मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला नहीं है और इससे उनको जो है मुक्त किया जाए, जो भी उसमें दावे किए गए थे या जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। तो इसमें दो मुख्य बातें आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक था कि नागरिक और आपराधिक कानून में लापरवाही की अवधारणा क्या है। चूंकि मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला था, तो मेडिकल नेग्लिजेंस के जो मामले होते हैं हर एक सेटअप में अलग अलग होते हैं। एक सामान्य सिविलियन के तौर पर अगर देखा जाए तो मामला अलग है, और एक चिकित्सकीय मामले से देखा जाए तो मामला अलग होता है। तो पहला था कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या सेम होगा, जो सिविलियन मामले में होता है वही इसमें मेडिकल में। जो दूसरा था कि जो पेशेवर होते हैं, विशेष रूप से जो डॉक्टर होते हैं, उनके लिए लापरवाही का निर्धारण करने का कौन सा मानक लागू होगा, यानी कि कौन सा ऐसा काम मेडिकल नेग्लिजेंस में आएगा और कौन से काम जो है मेडिकल नेग्लिजेंस में नहीं आएंगे। इन दो मुद्दों पे ज़्यादातर डिस्कशन हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जो फैसला आया वो आज भी नज़ीर है, और इस फैसले में बहुत सारे रेफरेंसेज भी लिए गए थे। सबसे पहला था कि लापरवाही की परिभाषा, यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस की परिभाषा क्या थी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इन्होंने इसके लिए एक रेफरेंस भी दिया है कि रतन लाल और धीरज लाल की एक पुस्तक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसमें डिफाइन किया गया था कि लापरवाही एक कर्तव्य का उल्लंघन है जो किसी उचित व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सावधानी की कमी या ऐसा कुछ करने से उत्पन्न होता है जो एक समझदार और विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं करेगा। तीन इसमें चीजें इसमें डिफाइन किया गया है, कर्तव्य, उल्लंघन और हानि, इन तीन पॉइंट्स को भी डिफाइन किया गया है। जो चिकित्सक हैं, चिकित्सकों के लिए क्या मानक बनाया गया, तो इसके पहले शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसे कभी मामले आए नहीं थे, लेकिन इसके बाद बहुत सारे रेफरेंसेस को और बहुत सारी जो है रिसर्च किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत से रेफरेंसेस भी लिए गए, कुछ रेफरेंसेस में फॉरेन के भी लिए गए। उसमें एक आता है बोलम टेस्ट। इस बोलम टेस्ट में हम आपको डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि उसमें क्या क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है बोलम टेस्ट। अभी हम सिर्फ इसी मुद्दे पर फोकस है, डॉक्टर जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब। तो बोलम टेस्ट का इन्होंने रेफरेंस लेते हुए इस केस का डिसीजन दिया था। इस बोलम टेस्ट में दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला है, एक डॉक्टर को उस पेशे के सामान्य कुशल व्यक्ति के मानक के अनुसार आंका जाता है, यानी कि हर एक प्रोफेशन का एक एवरेज होता है, एक मानक स्टैंडर्ड होता है। तो उस टाइम जब पेशेंट लाया गया तो डॉक्टर का जो बिहेवियर था, डॉक्टर का जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट था, एक जो सामान्य मानक है उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था। जो दूसरा है, यदि डॉक्टर उस प्रक्रिया का पालन करता है तो उस समय चिकित्सक पेशे में स्वीकार्य थी, तो कि उसे केवल इसलिए लापरवाही नहीं माना जा सकता क्योंकि उससे बेहतर विकल्प था। यानी कि जो एक गाइडलाइन सेटअप ऑलरेडी की गई है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब किसी भी मेडिकल की बुक में पढ़ेंगे तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सारे ऑप्शनल भी होते हैं, यानी कि पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा है। बेहतर कौन है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक परिस्थिति के अनुसार बेहतर गाइडलाइन होते हैं। तो इसमें कहना था कि जो तय मानक है, जो डॉक्टर है, जो तय मानक है उसके अनुसार जो कि मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए करता है, तो आप इस बेस पे उसको नेग्लिजेंस नहीं मान सकते कि उससे बेहतर ऑप्शन वो डॉक्टर कर सकते थे। और इसमें दो चीजें फिर निकल के आई कि एक पेशेवर को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यानी कि किसी भी मेडिकल प्रोफेशन को नेग्लिजेंस में तभी काउंट किया जाएगा जब पहला, उसके पास वह कौशल नहीं था जिसका उसने दावा किया था। यानी कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो मान लीजिए कि यूरोलॉजिस्ट नहीं है और वो दावा करता है कि यूरोलॉजिस्ट है, यानी कि जिस कौशल का उसने दावा किया वो उसके पास नहीं था, तो ये पहला होता है मेडिकल नेग्लिजेंस। और दूसरा है, उसने अपने कौशल को उचित सक्षमता के साथ लागू नहीं किया, यानी कि हर एक जो डॉक्टर होते हैं जब स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा जो कौशल होती है, यानी कि उनके पास क्षमता होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती है स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन के दौरान। तो उस मरीज का इलाज करते समय उन्होंने उन सारी क्षमताओं का प्रयोग नहीं किया जो उनके पास क्षमता या कुशलता का है, जो उनके पास थी उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस के दायरे में आते हैं। तीसरा, उन्होंने एक मानक तय किया कि क्या मानक होगा नेग्लिजेंस का, तो उन्होंने कहा कि लापरवाही का स्तर घोर लापरवाही होना चाहिए, यानी कि
आपको साबित करना होगा कि डॉक्टर ने ऐसा कार्य किया या न करने का फैसला किया जो कोई भी सामान्य समझ वाला डॉक्टर उस स्थिति में नहीं करता। तो पहला पॉइंट ये है। और इन सब के बाद जो है माननीय कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में शिकायत में लगाए गए आरोप भले ही सही मान लिए जाए, डॉक्टर जैकब मैथ्यू के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला साबित नहीं करता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी। जो तथ्य निकला, यह तथ्य स्थापित नहीं हुआ कि डॉक्टर ने कोई ऐसा कार्य किया या न करने का फैसला किया जो कोई सामान्य चिकित्सक पेशेवर नहीं करता, यानी कोई डॉक्टर जो है न करता। यानी कि एक एवरेज डॉक्टर जो काम करता, अगर आपने वो नहीं किया तो आएगा, लेकिन अगर आपने एक एवरेज डॉक्टर का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने काम किया है तो नेग्लिजेंस में नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता या खाली होने का मुद्दा अस्पताल की व्यवस्थागत कमी से संबंधित हो सकता है, यानी कि सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था या सिलेंडर लगाने में देरी हुई, वो अस्पताल का मामला था, अस्पताल की लापरवाही का था, व्यवस्थागत कमी थी। लेकिन ये डॉक्टर के लिए, डॉक्टर की व्यक्तिगत लापरवाही ये नहीं है। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जैकब मैथ्यू के खिलाफ जो 304A और 34 जो मेडिकल नेग्लिजेंस का जो मामला था उस मुकदमे को रद्द कर दिया।